ओके जी, तो अब हम केराटोप्लास्टी शुरू करते हैं, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कॉर्निया रिप्लेस कर रहे होते हैं। और केराटोप्लास्टी को हम दो नाम से और से भी जानते हैं, एक कॉर्नियल ग्राफ्टिंग और दूसरा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। आप लोगों को पता होगा कि जो कॉर्निया है ना, वो वाहिद ऑर्गन है जो हमारा 24 घंटे तक सेव रहता है इंसान के मरने के बाद। मतलब वो बिल्कुल ठीक रहता है 24 घंटे तक। अगर हम उन 24 घंटे के अंदर अंदर कॉर्निया को निकाल लेते हैं तो वो एक तरह का डोनेशन ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इजीली ये अवेलेबल भी हो जाता है और इसकी डोनेशन भी आसान है। टाइम पीरियड ज़्यादा होता है हमारे पास। फिर हम अभी इसकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप आ जाएगी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप है। उसके बाद आती है लैमिलर केराटोप्लास्टी। फिर थर्ड टाइप है एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, जिनको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इनमें क्या क्या रिमूव करना है और किन किन डिजीज़ के लिए ये हमने करनी है। बस ये चीज़ें याद रखनी, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लैमिलर केराटोप्लास्टी है, उसकी दो टाइप्स आती हैं, सुपरफिशियल लैमिलर केराटोप्लास्टी और डीप लैमिलर केराटोप्लास्टी। सबसे पहले हम कर लेते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी क्या होगी। पेनिट्रेटिंग से आपने याद रखना कि पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमने पूरा का पूरा ही कॉर्निया रिमूव करना है। आप लोगों ने कॉर्निया पढ़ा था जब उसकी 5 लेयर थी, जो कि हिस्टोलॉजिकल लेयर थी। पहली आती थी, मैंने इसको याद रखा था ABCD से, ABCD और E से। ए से मारा था एंटीरियर एपिथेलियम, बी से मारा था बोमेंस लेयर, सी से मारा था कोलाजेनियस स्ट्रोमल लेयर, ठीक है, डी से मारा था डेस्मेंट लेयर और ई से था एंडोथीलियम, जो लास्ट लेयर थी हमारी। तो इस कंडीशन में ये होगा, जो सबसे पहले करें पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, इसके अंदर हमने पूरा का पूरा ही कॉर्निया रिमूव करना है और डोनर के साथ इसको रिप्लेस कर देना है। और ये हम किस कंडीशन में कर रहे होते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटी आपको पता होगा, अगर स्कारिंग हो चुकी कॉर्निया की, कॉर्निया तो ज़ाया हो गया है ना, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई उसका हल नहीं है। बुलस केराटोपैथी, जिसके अंदर हमारा कॉर्निया के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, उसका भी कोई इलाज नहीं इसके अलावा। यहाँ पे कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज जो मैंने पढ़ाई थी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर सबके अंदर हमारे कॉर्निया के अंदर ओपेसिटीज़ आ रही होती हैं, तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। या फिर एडवांस केराटोकोनस, जिसके अंदर हमारा कॉर्निया कॉर्न शेप्ड होता था, आपको बताया था मैंने, उसका कोई भी इलाज नहीं, उसके लिए भी हमें पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी ही करनी पड़ती है। फिर थेरापेटिकल रीज़न आ सकते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारी कोई ड्रग रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कोई बीमारी चल रही कॉर्निया की, लेकिन हमारी ड्रग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो हमने उस कंडीशन के अंदर भी फिर कॉर्निया ही रिप्लेस कर देना है। या फिर टेक्टोटोनिक हो सकता है, मतलब कॉर्निया की शेप के अंदर मसला आ रहा है, कॉर्निया की जो लेयर्स हैं उनके अंदर मसला आ रहा है। ऊपर वाली 3 लेयर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं किसी डिजीज़ की वजह से, और नीचे वाली जो लेयर है डेस्मेंट लेयर, ये एक्सपोज हो गई है और ये बल्ज आउट हो चुकी है पीछे से प्रेशर की वजह से, जो हमारा पीछे इंट्राओकुलर प्रेशर है, या फिर हाइपोपायन बन रहा था ना, हाइपोपायन का भी प्रेशर आ रहा होगा इसके अंदर। तो उन चीज़ों की वजह से डेस्मेटोसील होगा, तो डेस्मेटोसील की कंडीशन में भी कर लेना है, ताकि परफोरेशन से पहले पहले ही हम कॉर्निया रिप्लेस कर सकें। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉस्मेटिक रीज़न, कुछ लोग आंखों को प्यार दिखाने के लिए भी करते हैं, जो कि बहुत रेयर है। और सेकंड सर्जरी आ जाएगी लैमिलर केराटोप्लास्टी, जिसके अंदर आप लोगों ने याद रखना, पढ़ा था ना हमने जब कि जो हमारे कोलाजन प्रेजेंट है इस लेयर के अंदर, स्ट्रोमल लेयर के अंदर, उसको हम लैमिला कह रहे थे, जो कोलाजन प्रेजेंट थे। तो वहाँ से याद रखना कि लैमिला स्ट्रोमल लेयर की हद तक ये सर्जरी में महदूद है, इस हद तक ये सर्जरी महदूद है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, सुपरफिशियल लैमिलर केराटोप्लास्टी, जिसके अंदर हम सिर्फ सुपरफिशियल एरिया रिमूव करेंगे। मतलब सबसे पहले हम एपिथेलियल रिमूव करेंगे, फिर साथ में उसका जो नीचे लेयर है बोमन्स लेयर रिमूव करेंगे, और बिल्कुल मिड तक, यहाँ तक जाना है हमने, यहाँ तक हमने स्ट्रोमा रिमूव कर देना है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सुपरफिशियल लैमिलर केराटोप्लास्टी है। और ये हम यूज़ कर रहे हैं जब कोई स्कारिंग या कुछ ओपेसिटी वगैरह, वो सिर्फ इस हद तक महदूद है स्ट्रोमा की। तो इस तक रिमूव करके ऊपर से हमने कॉर्निया की जो डोनर की इतनी लेयर्स लेके ऊपर लगा के अपना काम चला देना है। उसके बाद आ जाएगा डीप लैमिलर केराटोप्लास्टी, मतलब डीप चले गए हुए हैं, तो इसके अंदर हमने पूरा का पूरा ही स्ट्रोमा रिमूव कर देना है। स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम और साथ में बोमेंस लेयर, ये तीनों चीज़ें रिमूव करके डोनर से रिप्लेस करते हैं, इसको हमने कहते हैं डीप लैमिलर केराटोप्लास्टी। और ये हम यूज़ करेंगे केराटोकोनस की कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कॉर्निया ज़ाया हो चुका है। आप लोगों को पता है कि जब हमने पढ़ा था केराटोकोनस के अंदर कोलाजन का ही मसला आ रहा होता था ना हमारा, कहीं से कोलाजन बारीक हो रहा था, कहीं से मोटा हो रहा था, स्ट्रोमल लेयर में इशू था। तो स्ट्रोमल लेयर पूरी पूरी रिमूव करो और अपना कॉर्निया ठीक कर लो। बस ये याद रखना कि उसके अंदर हाइड्रोप्स की कंडीशन ना हुई हो। हाइड्रोप्स होता था ना कि जो नीचे वाले एंडोथेलियल और ये लेयर फट जाती थी और सारा का सारा अंदर एंटीरियर चैम्बर से हमारा जो एक्वेस चैम्बर था अंदर आ चुका हुआ था। तो वो कंडीशन ना, उससे पहले पहले अगर केराटोकोनस प्रेजेंट करता है तो उसके लिए आप लोगों ने डीप लैमिलर केराटोप्लास्टी कर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट टाइप एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जिसके अंदर एक टाइप उन्होंने बताई ये बुक के अंदर, डीप स्ट्रिपिंग
एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी। एंडोथीलियल से आपको नाम कर पता चल रहा होगा कि हमने एंडोथीलियल लेयर को रिमूव करना है। आप लोगों ने साइड से जाना है, स्क्लेरा आपको पता है ना, यहाँ पे हमारा जंक्शन है, लिम्बल एरिया है, साइडों पे स्क्लेरा है ये वाला, और सामने कोर्नी है। तो यहाँ से हमने मतलब एंटर होना है स्क्लेरा वाली साइड से, और नीचे आके एंडोथीलियल लेयर को रिमूव करना है। फिर बाद में हमने डेस्मेंट मेम्ब्रेन को रिमूव करना है, और थोड़ा सा जो स्ट्रोमा है ना बिल्कुल थोड़ा सा वो भी रिमूव होना है। आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी, स्ट्रोमा भी बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर रिमूव हो रहा होगा। और एस से याद रखना ना कि जो उसके अंदर डीप आ रहा है, डीप स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग से याद रखना कि एस वाला एरिया भी थोड़ा सा आ रहा होगा, स्ट्रोमा भी थोड़ा सा आ रहा होगा। और साथ में एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी एंडोथीलियल सेल भी रिमूव हो रहे हैं, और साथ में डेस्मेंट मेम्ब्रेन भी रिमूव हो रही है। ये हमने फुक्स एंडोथीलियल डिस्ट्रोफी में करना है। आप लोगों को मैंने फुक्स एंडोथीलियल डिस्ट्रोफी पढ़ाई थी, जब डिस्ट्रोफी के चैप्टर पढ़े जिसके अंदर हमारे एंडोथीलियल सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं कंजेनिटली या फिर हेरिडिटी कोज की वजह से।